तो आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है विभिन्न प्रकार के घनीय इकाई सेल, विभिन्न प्रकार के घनीय इकाई सेल। ठीक है, हमें पता है कि घन में 3 तरह के ब्रेवाइज जालक पॉसिबल है, मतलब 3 तरह की इकाई सेल संभव है, या तो साधारण होगी, या काय केंद्रीय होगी, या आपकी क्या होगी, फलक केंद्रीय होगी। ठीक है जी। तो अगर हम उनकी बात करते हैं, सबसे पहली इकाई सेल जो हो जाएगी है ना, सबसे पहली जो इकाई सेल हो जाएगी वो साधारण घनीय सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। सबसे पहले वाली है बेटा साधारण घनीय सेल, मतलब सिंपल, साधारण मतलब सिंपल, ठीक है ना, घनीय मतलब क्यूबिक, ठीक है, और सेल, ठीक है जी, कोष्ठिका अगर हिंदी में बोलें। तो इसी वजह से हम इसे शुद्ध शब्दों में बेटा, आपको क्वेश्चंस में भी है ना इंग्लिश में इतना लिखा हुआ मिल सकता है SCC। तो SCC आते ही आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि यह एक साधारण घनीय सेल है, सरल घनीय सेल है। तो साधारण, सिंपल और प्रिमिटिव जिसे बोलते हैं। ठीक है, क्या मीनिंग होता है बेटा, तो इसमें जो आपको परमाणु मिलेंगे वो केवल और केवल कहाँ पर मिलेंगे, घन के कोनों पर। तो पहला पॉइंट हमें ये लिखना है बेटा कि परमाणु घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं, परमाणु घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। और अगर हम इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो डायग्राम किस तरह से बनेगा, एक आपको घन बना देना है, एक आपको घन बना देना है, ठीक है जी, इस तरीके से। और इस घन के आपको कोनों पर केवल कण रख देना है। तो पहला कण, दूसरा कण, तीसरा कण, चौथा कण, पांचवा कण, छठा कण, सातवां और आठवां, केवल और केवल कोनों पर। ठीक है, अगर हम इसे बनाने की कोशिश करें बच्चों कि आखिर ये बनता किस तरह से, तो हमने बात करी थी कि हमारे पास 2D में जो 2 तरह के निबूढ़ संकुलन थे, एक वर्ग निबूढ़ संकुलन था और एक षटकोणीय निबूढ़ संकुलन था। ठीक है जी। तो वर्ग निबूढ़ संकुलन में हमने बोला था बेटा कि अच्छा जो इमारत बननी है, अच्छी जो मजबूती आनी है वो आपका षटकोणीय से आनी, अच्छी जो मजबूती आनी है वो कहाँ से आनी है, षटकोणीय से। बट ये जो अरेंजमेंट है बेटा ये वर्ग से बनता है। कैसे, आप खुद फील कर रहे हो बेटा, क्या ये कण ऐसे हवा में लटके हुए इतनी दूर दूर है, नहीं, ये तो हम इनको छोटा छोटा दिखा देते हैं बेटा, अदरवाइज ये कण जो है आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, स्पर्श। क्योंकि हम ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं, ठोस अवस्था के लिए अंतराण्विक दूरी, 2 कणों के बीच की दूरी, अंतरपरमाण्विक दूरी बोले, वो काफ़ी कम होनी चाहिए। और सबसे कम दूरी हमें तभी मिल सकती है जब वो 2 परमाणु आपस में एक दूसरे को स्पर्श करें। सबसे कम दूरी तब हो सकती है जब वो आपस में एक दूसरे को क्या करें बेटा, स्पर्श करें। तो ये जो नीचे के 4 हैं बेटा, ये चारों एक है ना, ये तो हमें 3D ऑब्जेक्ट बनाना है, अदरवाइज एक्चुअली ये इस तरह का पैटर्न है। नीचे के चारों आपस में इस तरह से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है जी, 1 2 3 4। और ऊपर से हमने क्या करा बच्चों, ऊपर से हमने अलग, हम पेन ले लेते हैं, 4 परमाणु हमने एग्जैक्टली इनके ऊपर रख दिए। 4 परमाणु जो हैं वो हमने एग्जैक्टली इनके ऊपर रख दिए हैं। ठीक है जी, 4 परमाणु हमने एग्जैक्टली उनके ऊपर रख दिए। ठीक है, तो हम इसे चाहें तो बेटा, जैसे अभी तक आपने जो 2 नाम चुने हैं, एक AB टाइप ऑफ पैकिंग और एक ABC टाइप ऑफ पैकिंग, आपको जब 2 लेयर एकदम समान हो जाती है ना, AB और ABC का मतलब क्या है बेटा, पहली लेयर अलग है, दूसरी लेयर अलग है, इस तरह से। जब एक के ऊपर एक लेयर आ जाती है तो उसे हम AA लेयर या BB लेयर, जो भी आपकी मर्जी हो, चूँकि हमारा पहला जो शब्द है अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का वो A है, इसलिए कॉमनली हम लोग उसे A बुला देते हैं, अदरवाइज़ हम इसे BB भी बोल सकते हैं। तो ये आपका जो इस तरह की पैकिंग है उसे आप AA टाइप ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, दैट इज़ AA टाइप का वर्ग निपूर्ण संकुलन। पहले तो हमने 2D देखा था बेटा, हमने एक के ऊपर एक ऐसे गोले वापस 3D में ऊपर रख दिए। ठीक है, अब हमें सब कुछ रिजल्ट इसके बारे में याद होने चाहिए, है ना। सर बता दीजिए क्या क्या रिजल्ट हमें याद रखने हैं, हम उत्सुक हैं याद रखने के लिए। तो पहला रिजल्ट बेटा आपसे अगर पूछता है कि इसमें उपस्थित प्रभावी परमाणुओं की संख्या, तो घन में 8 कोने होते हैं बेटा। ठीक है, 8 जगह हमें कण रखा हुआ मिल रहा है, परंतु हर एक का योगदान 1/8 होता है। तो 8 × 1/8 हमारे लिए z का जो मान हो जाएगा 1। ठीक है जी, पहली चीज़ हो जाएगी z का मान हो गया 1। दूसरी चीज़ की बात करें बेटा कि हमसे, ठीक है ना, मैंने बार बार बोला है कि अगर मैं कोई भी क्रिस्टल आपको ला के दे दूंगा बेटा,
ठीक है ना। हालांकि वो संभव नहीं है, आप दूर बैठे हो मेरे से, बट एक फील तो हम ले ही सकते हैं ना। तो अगर मैं कोई भी आपको क्रिस्टल ला के दे रहा हूँ तो उसमें आपको जो गोल हैं वो गोले नज़र आएंगे, उसमें जो है आपको गोले नज़र आएंगे बेटा। उन गोलों से आपको इस तरह का पूरा सर्कल 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 गोले गोले नज़र आएंगे, उससे आपने इस तरह से क्यूब खुद बनाया है ना। और तरीका मैंने बता दिया था, हमने किसी भी एक को रेफरेंस मान लिया, मानक मान लिया, उस पर्टिकुलर गोले के केंद्र से हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बढ़े, अगले गोले का केंद्र जहाँ पर भी मिला वो एक्स एक्सिस की दूरी हो गई, ऐसे ही हम वाई एक्सिस पर ऊपर बढ़े बेटा, ऐसे ही जेड एक्सिस, उससे हम देखते हैं कि वो किस तरह का इकाई सेल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जो इकाई सेल बनी है, मतलब हमें क्यूब नज़र नहीं आ रहा है, घन नज़र नहीं आ रहा है, ये हमें खुद हमने बनाया है बेटा। और बनाया है तो ऑब्वियसली मुझे फिर इस घन की क्या करनी पड़ेगी बेटा, किनारे की लंबाई भी निकालनी पड़ेगी। तो अगला पॉइंट हमसे यही पूछता है बेटा, वो है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, इकाई एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई। आप हिंदी में लिखना चाहें लिख सकते हो। अब इसमें क्या बोलेंगे बेटा, तो अभी मैंने बोला कि ये जो कोने पर उपस्थित दोनों परमाणु हैं, ठीक है ना, ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, स्पर्श कर रहे हैं। ये जो कोने पर उपस्थित परमाणु हैं ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, दिखाने के लिए तो हमें दूर दूर दिखाना पड़ता है बेटा, क्योंकि 8 गोले बनाने में फिर अच्छा डायग्राम नहीं बनता है। तो ये है इसकी एज लेंथ, है ना, ये है इसकी क्या बच्चों, एज लेंथ ए। तो ये भी आर है बच्चा, ये भी आर है, तो ए हमेशा किसके बराबर हो गया आपका 2r। अब ये सब रिजल्ट्स, ठीक है ना, एक बार हम चीज़ों को समझ लें बेटा, बस हमें फिर सब रिजल्ट याद ही रखने डायरेक्ट। अब हमसे जैसे सिंपल क्यूबिक सेल, साधारण घनीय सेल पूछे, z पूछेगा उसका 1 बोलेंगे, किनारे की लंबाई पूछेंगे 2r बोल देंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ बेटा, या किनारे की लंबाई पूछ लेगा बेटा, या बहाने से हमसे ये भी बोल सकता है निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर। निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी भी किसके बराबर है आपका, 2r के बराबर ही है ना। निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी भी 2r है। तीसरी चीज़ क्या पूछ सकता है बेटा, ना इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं का आयतन। ठीक है, आप हिंदी में लिखना चाहो लिखो, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं का आयतन। तो हमें दिख रहा है बेटा हमारे पास केवल एक ही परमाणु है, ठीक है ना। जब हमने पिछले सेशन में 2D वाली क्लोज पैकिंग वर्ग निबुड़ संकुलन की बात करी थी बेटा, वहाँ हमने क्षेत्रफल लिया था, ठीक है, क्योंकि वो 2D में था। अब 3D है बेटा, पूरा गोला है, और एक्चुअली हमारा चैप्टर तो 3D है। ठीक है, तो एक ही है और 4/3 पाई आर क्यूब। चौथी चीज़, अगर हमसे डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, चौथी चीज़ हमसे वॉल्यूम ऑफ क्या पूछे बेटा, यूनिट सेल, इकाई सेल का आयतन। अब यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल किस तरह की बनी है बेटा, एकक कोष्ठिका घन है, घन का आयतन कैसे निकालते हैं, a क्यूब करते हैं। ठीक है जी, और a किसके बराबर है बच्चों, 2r, तो 2r का क्यूब मतलब ये हो जाएगा आपका 8r क्यूब, 8r क्यूब। ठीक है, अब अगर मुझे संकुलन गुणांक निकालना हो, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हो, तो उसका सब चीज़ें इसलिए हमने बेसिक समझ लिया है, अब बस रिजल्ट्स की बात। संकुलन गुणांक निकालना हो बच्चों, तो कैसे निकालेंगे संकुलन गुणांक, है ना, जिसे हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, पीएफ लिख देता हूँ। ऊपर इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं का आयतन जो हम लिख ही चुके हैं बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। नीचे क्या बच्चों, नीचे इकाई सेल का आयतन मतलब 8r क्यूब, आर क्यूब कैंसिल, 4 से 2 हुआ, तो ये हो गया बच्चा पाई/6। ठीक है, आप में से काफ़ी बच्चों को ये याद भी होगा बेटा कि सर 0.524 होता है। ठीक है, बट मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसे पाई के टर्म में भी याद रखें, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में बेटा वो पाई के पदों में पूछ ले। इसी का मान जो आपको याद है वो बिल्कुल सही है, 0.524 होता है। ठीक है, तो अगर हमसे संकुलन दक्षता पूछे बेटा, पैकिंग इफिशियंसी, इसी को बस 100 से गुणा कर देना है, तो हम बोलेंगे 52.4%। और अगर हमसे परसेंट ऑफ वॉइड स्पेस पूछेगा, है ना, अगर हमसे परसेंट ऑफ वॉइड स्पेस पूछेगा तो 52.4 रिक्तिका का प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत रिक्तिका जो भी बोले। अगर 52.4% जगह भरी हुई है तो खाली जगह कितनी हो गई बेटा, 47.6%, है ना, 47.6%। ठीक है जी, जो हमें दिख भी रहा है बेटा ना कि हमने 4 गोले एक तल में रख दिए हैं, 4 उनके नीचे रख दिए हैं। ठीक है, बीच में हमें दिख ही रहा है कि खूब सारी जगह क्या छूट गई है, खाली छूट गई है, वही है आपका प्रतिशत क्या, रिक्तिका। बीच में हमें दिख ही रहा है कि खूब सारी जगह खाली छूट गई है, वही हमारा प्रतिशत क्या है आपका, रिक्तिका है। आई बात समझ में। चलो छठी चीज की बात करें बेटा, सर और क्या पूछ सकता है, अगर हमें कोई भी धातु दे दे बेटा जो इस पर्टिकुलर इकाई सेल में संकुलित हो रही है,
इस विन्यास को ले रही है, उसका घनत्व तो पूछेगा बेटा, डेंसिटी। आपको मैं बार बार बोल चुका हूँ बेटा क्या, कि संकुलन गुणांक कभी भी परमाणु की त्रिज्या के ऊपर निर्भर नहीं करता है। आप देख लीजिए आर क्यूब कैंसिल हो चुका है, ठीक है ना। तो घनत्व की बात करें बेटा, तो घनत्व कैसे निकालते हैं, Z हमें पता है A, अगर हमें उस धातु का नाम दिया गया है तो हमें उसका, है ना, भार भी, परमाणु भार भी पता होगा, A, नीचे बेटा Na, ठीक है। और अगर हमें साथ में परमाणु की त्रिज्या दी है तो हम इसे 8r³ कर देंगे। अगर हमें परमाणु की त्रिज्या दी है तो साथ में हम इसे 8r³ कर देंगे, बस, ठीक है। और ये जरूर ध्यान रखें बेटा, परमाणु की त्रिज्या आपको एंगस्ट्रॉम में दी गई होगी या पिकोमीटर में, हमें यहाँ पर उसे सेंटीमीटर में रखना है, तो वो आप जरूर बदलते हैं। 1 पिकोमीटर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है, या एंगस्ट्रॉम में बात करें बेटा तो 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। पूरे ठोस अवस्था में अगर गणनात्मक सवाल की बात करें, कैलकुलेटिव, जिनमें गणना होगी, वो केवल और केवल घनत्व में होने वाले हैं और कहीं भी नहीं, क्योंकि बाकी सब रिजल्ट्स तो बेटा याद ही रखने। पैकिंग फ्रैक्शन अब एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, हम भूल जाएं तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए फिर इतना काम हमें करना पड़ेगा। बट मैं आपसे निवेदन करूंगा बच्चा कि आपको भूलने का कोई भी अधिकार नहीं है। भूल गए, अगर आप भूले तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला आपका रोल नंबर भूल जाएगा, इतना जरूर ध्यान रखना। तो अगर हमें उसे याद रखवाना है कि भैया मेरा रोल नंबर तो सिलेक्टेड पर्सनस की लिस्ट में, सिलेक्टेड छात्रों की, चयनित छात्रों की लिस्ट में होना चाहिए, तो फिर आपको रिजल्ट भी याद होना चाहिए। उसे वो आपको याद तभी रखेगा जब आप इन सब चीज़ों को याद रखोगे, ठीक है। 7वीं चीज़ की बात करें बेटा, बस इतनी ही, और ये सबके लिए हमें करना है। 7वीं चीज़ क्या है बेटा, है ना, पड़ोसी का प्रकार, मतलब टाइप ऑफ नेबर, पड़ोसी का प्रकार, ठीक है। उसकी दूरी, कितनी दूरी पर है, और उनकी संख्या, ठीक है। ज़्यादातर तो बेटा हमसे केवल निकटवर्ती पड़ोसी, है ना, निकटवर्ती, नियरेस्ट नेबर, यही पूछता है, निकटवर्ती, ठीक है ना। उसके बाद बेटा थोड़ा सा अगर हम एडवांस लेवल भी चलें, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं, तो अगले निकटवर्ती, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, अगले निकटवर्ती पड़ोसी, ठीक है ना। और कभी कभी वो चाहे तो अगले के अगले तक जा सकता है, अगले के अगले निकटवर्ती पड़ोसी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ठीक है ना। अब हम इसे शॉर्टकट में बेटा n² लिख देंगे, नियरेस्ट का n और नेबर का भी n²। अगले निकटवर्ती को हम लिख देंगे n³, ठीक है ना। और अगले के अगले निकटवर्ती को हम n⁴, अगले के अगले निकटवर्ती को हम n⁴ लिख दें, ठीक है जी। तो अब देखिए आपके सामने बेटा घन है, एक कमरा है। वैसे तो मैं दूरियों से आपको समझा ही चुका हूँ। a दूरी पर जो भी कण मिला a या a/2 पर, उनकी संख्या 6 होती है। a/√2 या √2a पर मिलेगा, उनकी संख्या होती है कितनी बच्चों, 12। और √3a/2 या √3a पर मिलेगा तो उनकी संख्या होती है कितनी, 8, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं इसे मानक मान लूँ तो इसके सापेक्ष बेटा ये कमरा है, ये एक इकाई सेल है ना। इसके सापेक्ष अगर मैं बात करता हूँ, इसके सापेक्ष अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो देखिए ये वाला कण पहला, है ना, a दूरी पर है ना। ये दूसरा कण है जो a दूरी पर है बेटा, है ना। और ये तीसरा कण है जो a दूरी पर है। एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। वैसे तो मैं आपको दूरियों से ही याद रखने की सलाह दूंगा, ठीक है। केवल इस इकाई सेल की बात करूं तो मुझे 3 ही कण नजर आएंगे a दूरी पर, वैसे 6 होते हैं ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है बेटा ये x एक्सिस वाला कण है नंबर 1, तो x एक्सिस पर अगर इधर है बेटा तो पक्का पीछे भी होगा, यहाँ कहीं होगा, ठीक है। पार्टिकल नंबर 2 z एक्सिस वाला है बेटा, तो अगर z एक्सिस में इधर है तो एक पक्का पीछे भी होगा, ये हो गया, है ना। और पार्टिकल नंबर 3 जो है बेटा वो y एक्सिस पर है, तो अगर नीचे है तो एक पक्का ऊपर भी कहीं होगा। तो आप देख लीजिए, वैसे मुझे समझाने की जरूरत नहीं, बट एक बार मैं तब भी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो निकटवर्ती परमाणु a दूरी पर हैं और उनकी संख्या कितनी है बेटा, 6। तो आप इसको मैं निवेदन करूँगा बच्चा कि आप इसे वैसे ही याद रख लें, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बेटा, टोटल 8 नज़र आ रहे हैं मुझे। 8 में से एक को तो रेफरेंस लिया है, 3 हट गए, 1 2 3। अब ये वाले देखूँ बेटा, ये वाला कितनी दूरी पर है, √2a पर, है ना। अगर मैं इसे देखता हूँ बेटा, ये भी कितनी दूरी पर, √2a, क्योंकि फलक विकर्ण है। और अगर मैं इस वाले को देख रहा हूँ बच्चों, ये भी कितनी दूरी पर, √2a, ना। आपको देखने में हो सकता है सर ये कैसे, तो आप खुद समझ सकते हो बेटा कि एक कोना है, उस कोने से 3 फलक जाती हैं। ये कोना अगर मैंने ले लिया, ये कोना है ना, मान लो ये, तो एक फलक इसके समांतर ऐसे जा रही है,
एक फलक इसके समांतर ऐसे जा रही होगी बेटा, और एक ऊपर से जो कवर कर रही है। एक किससे कवर कर रही है बेटा, जो ऊपर से कवर कर रही है। तो एक कोने से आपकी 3 फलक जाती हैं, ठीक है ना। ये पीछे वाली फलक है बेटा, ये ऊपर वाली फलक है और इस साइड वाली फलक। उन तीनों का जो अब काय विकर्ण के लॉन्ग पार्टिकल बैठा हुआ है। अब ये नज़र इस कमरे में 3 आ रहे हैं, बट मैं ऑलरेडी प्रूव करवा चुका हूँ कि √2a दूरी पर हमेशा मुझे कितने कण नज़र आते हैं बेटा, 12। ठीक है, √2a दूरी पर मुझे हमेशा कितने कण नज़र आते हैं, 12। ठीक है जी। अब बचता है बेटा एक आखिरी, है ना, एक आखिरी। अगर इस कमरे की बात करता हूँ तो हम और थोड़ा सा कलर चेंज करें, वो केवल ये वाला परमाणु बचा हुआ है बेटा, और जो आपको दिख रहा है कि कितनी दूरी पर है, √3 है। जो कितनी दूरी पर है, √3 है। तो √3a वालों की बात करते हैं बेटा, तो वो कितने होंगे बेटा, 8। √3 वाले कितने होंगे, 8, है ना। सर थोड़ा सा और 8 और समझा देते तो अच्छा रहता। आप खुद भी समझ सकते हो बेटा, मैंने आपको पहले दिन ही एक कमरे को 8 कमरे में विभाजित करने का तरीका बता दिया था। तो अगर एक कमरे में 1 मिल रहा है तो पक्का 8 कमरों में मुझे 1-1 मिलेगा, तो 8 कमरे हो जाएंगे ना। कौन से 8 कमरे थे बेटा, मैंने बोला ही था, पहला कमरा ये जिसमें आप बैठे हुए हो, मेरी तरफ देख रहे हो, आपके बगल में दूसरा कमरा, इन दोनों कमरों के पीछे, इसके पीछे कमरा नंबर 3, उसके पीछे 4, और ऐसे 4 कमरे ऊपर होंगे, 8। और हमेशा सामने वाली फलक को ही देखना है। जब भी किनारे का क्वेश्चन है, सामने वाले किनारे को देखो, ठीक है ना। कोना भी हमेशा सामने वाला देखो। आपको अपनी, आप जब मेरे वीडियो देख रहे हो तो अपने कमरे का सामने वाला कोना देखो। अब ये कमरा 8 का भाग है बेटा, तो इस कमरे के लिए वो जो है बिल्कुल अपोजिट वाला सिरा, वो √3a दूरी पर है, 1 हो गया। ऐसे ही हर कमरे में मिलेगा, ठीक है ना। अल्टीमेटली तो बेटा दूरियों से हमें याद ही रखना है, परंतु हम बार बार हम चीज़ों को समझते इसलिए हैं कि जितना हम समझेंगे उतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो उम्मीद करता हूँ साधारण गणीय सेल के ये सब के सब रिजल्ट आपको इस तरीके से याद रखना कंपलसरी, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं बच्चों आगे। आपने नोट नहीं करा हो तो वीडियो पॉज करके आप देखें। और अब हम बढ़ते हैं आगे, तो हम हमारा सेकेंड बात कर रहे हैं, कौन सा बेटा, ठीक है ना। सेकेंड है आपका काय केंद्रीय घनीय, काय केंद्रीय घनीय, जिसे हम इंग्लिश में बेटा, काय मतलब बॉडी, है ना, केंद्रीय मतलब सेंटर्ड, ठीक है जी, और घनीय मतलब क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इकाई सेल, जो भी लिखो, एकक कोशिका। मतलब मैं अंग्रेजी में इसलिए लिख रहा हूँ बेटा क्योंकि कई क्वेश्चंस में आपको हो सकता है पूरा ना लिखा हुआ मिले, आपको केवल वो BCC लिख कर दे दे, है ना। कई क्वेश्चन में वो पूरा ना लिखे, आपको केवल BCC लिख के दे दे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब तुरंत हम इसकी क्या परिभाषा लिखेंगे बेटा, है ना। तो परिभाषा लिखना तुरंत, है ना। वह घनीय इकाई सेल जिसमें परमाणु कोनों के साथ साथ काय के केंद्र पर उपस्थित होते हैं ना। वह घनीय इकाई सेल जिसमें परमाणु कोनों के साथ साथ काय के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, कोनों के साथ साथ काय के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। मतलब इसका अगर हम डायग्राम बनाते हैं बच्चों, तो डायग्राम कुछ इस तरह का रहेगा ना। वो डायग्राम कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है। ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये चौथा बच्चों, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और बीच में काय के केंद्र पर। ये इस तरह से आपको टोटल 9 जगह परमाणु नजर आएंगे बेटा। और अगर हम इसका भी 3D व्यू देखें बेटा, ठीक है ना, तो अब इतना जरूर ध्यान रखना बेटा कि अगर केवल परमाणु कोनों पर हैं तभी कोने के परमाणु आपस में एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, अन्यथा, है ना, अन्यथा अगर किसी भी केंद्र पर परमाणु आ गया, चाहे वो काय केंद्र पर आए चाहे वो फलक के केंद्रों पर आए, तब कोने के परमाणुओं का स्पर्श खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसका हम 3D व्यू जो अभी मैंने बोला था बेटा, 4 गोले आपको, पहला, दूसरा, है ना, तीसरा और ये चौथा, इस तरीके से 4 गोले यहाँ पर आपको नज़र आएंगे रखे हुए, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे बेटा ना, थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर है। पांचवा जो गोला मुझे नज़र आएगा बेटा, सबकी त्रिज्या बराबर है। पांचवा गोला इस तरह से मुझे इनके ऊपर रखा हुआ नज़र आएगा, अलग तल में। नीचे के 4 थोड़े थोड़े से दूरी पर हैं बेटा, उनके सपोर्ट में उन बीचों बीच पांचवा गोला है बेटा। और फिर आपके पास बाकी जो 4 गोले हैं ऊपर वाले, वो इन्हीं के ऊपर हो गए। तो आप खुद देख सकते हो, अब हमारे कोने वाले जो परमाणु हैं वो आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे, है ना। आपस में जो कोने वाले परमाणु हैं एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना। तो अब अगर हम इनके सभी रिजल्ट्स की बात करते हैं बच्चों, है ना, आइए हम इनके सब रिजल्ट्स लिखेंगे बच्चों। तो सबसे पहला रिजल्ट है ना, रिजल्ट मतलब जो आपको सीधे याद रखना है, हमसे प्रभावी परमाणुओं की संख्या मतलब Z पूछेगा। तो 8 परमाणु कोनों पर है बेटा, 8 इंटू 1/8 प्लस 1 परमाणु काय के केंद्र पर है, तो 1 इंटू 1, इस वजह से 1 प्लस 1, इसका जो Z बोलेंगे 2। ठीक है जी। अब अगर इसमें भी बेटा किनारे की लंबाई पूछेगा, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल पूछेगा, है ना, किनारे की लंबाई। तो अभी मैंने आपको बता दिया है, क्या बताया है कि अगर कोने पर केंद्र पर कोई परमाणु आ गया तो फिर कोने वाले परमाणु स्पर्श करने वाले नहीं है। तो अब क्या होगा, आप खुद थोड़ा सा फील कर सकते हो बेटा, महसूस कर सकते हो कि अगर हमारे पास 9 गोले एक जैसे हों, ठीक है, एक जैसे 9 गोले हों, 4 हमने नीचे रख दिए हैं, ठीक है, 5वां अगर मुझे रखना है बेटा और 4 ऊपर भी रख दिए हैं एक दूसरे के ऊपर, जो बीच में खाली जगह बची हुई है उसमें समान त्रिज्या का गोला नहीं आ सकता है। और ज़बरदस्ती मैंने ठूस दिया तो नीचे के चारों परमाणु थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे, ऊपर के भी दूर हो जाएंगे। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो बीच वाले तल का ये जो पिंक वाला जो गोला है बेटा, ये 8 गोलों को 4 ऊपर से 4 नीचे से 8 को एक दूसरे से क्या कर रहा है बेटा, स्पर्श कर रहा है। मतलब किनारे की लंबाई के लिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि काय विकर्ण के अनुदिश उपस्थित परमाणु आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। काय विकर्ण के अनुदिश उपस्थित परमाणु आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। अगर मैं काय विकर्ण का डायग्राम दूं आपको, है ना, तो यहाँ पर एक परमाणु इस कोने पर बेटा, एक इस कोने पर, काय विकर्ण 2 कोनों और एक काय के केंद्र से पास होता है, और बीच में आपका ये इस तरह से तीसरा परमाणु, ठीक है ना। ये है आपका बेटा, ये जो दूरी है, ये दूरी है √3a, ठीक है, ये दूरी है √3a। अब ये हो गया r, ये हो गया 2r, ये हो गया r, इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे √3a का मान किसके बराबर हो गया बेटा, 4r के, ठीक है। इसलिए हम a का मान कितना बोलेंगे, 4r/√3। हम जो a का मान बोलेंगे वो 4r/√3, ठीक है जी। क्लियर सभी को, ये रिजल्ट हमें याद ही रखते चलने बेटा, ठीक है ना। तीसरा बेटा, इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं का आयतन, उतना तो मैं अब इंग्लिश में लिख ही सकता हूँ, आप भी लिख रहे हो, वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो प्रभावी परमाणु कितने हैं मेरे पास, केवल 2 बेटा, और हर एक परमाणु का आयतन 4/3 πr³। तो आपके लिए 8/3 πr³ हो जाएगा जी, ठीक है। चौथी चीज़ बेटा, जो हमने पीछे करा वही करना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल किस तरह का है बेटा, क्यूबिक। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, a³। a किसके बराबर है बेटा, 4r/√3, इसका क्यूब, है ना। 4 का क्यूब कितना होता है, 64, तो 64r³ अपॉन √3 का क्यूब कितना होता है, 3√3, है ना। √3 का क्यूब होता है कितना, 3√3, तो 64r³ अपॉन 3√3, ये आपका इसका आयतन हो गया। अब अगली चीज़ बेटा, बाकी सब चीज़ें वही हैं जो हमने वहाँ करी हैं, बस हमें प्रकार को ढंग से समझ लेना है कि हो क्या रहा है। और ये हम में से काफ़ी बच्चों को आता भी होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है बेटा, इतना तो आपको आता होगा। नहीं आता है तो कम से कम अब आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी बेटा। हो सकता है हमने थोड़ा अभी इस चैप्टर को इस लेवल पे नहीं पढ़ा बेटा, तो अब तो आप, है ना, एक IITian से पढ़ रहे हो बेटा, जो खुद 20 साल से पढ़ा रहा है, तो आपको एक एक चीज़ में क्लियर कर रहा हूँ। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप क्वेश्चन करोगे, आपसे बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह इसका सिलेबस एक जैसा ही है, ठीक है। पांचवी चीज़ बेटा, अगर हम वापस पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें, संकुलन गुणांक की, तो ऊपर परमाणुओं का आयतन जो 8/3 πr³ आएगा, और नीचे बेटा क्या, इकाई सेल का आयतन जो 64r³/3√3 होगा। तो r³ कैंसिल बेटा, 3 और 3 भी कैंसिल, 8 8 64, ये 8 हुआ। मतलब हमारे पास जो बचा वो हो गया √3 π/8, ठीक है जी। हमारे पास जो बच रहा है बच्चों वो √3 π/8 हो रहा है, इसको हम नीचे ले लेते हैं अभी, ठीक है। और आपको ये शायद इसका मान याद होगा बेटा, 0.68 होता है। कितना होता है इसका मान, 0.68, ठीक है। मैं आपसे निवेदन करूंगा बेटा कि पाई के पदों में भी याद रखें, आजकल वो पूछने लगा है एग्जाम में, ठीक है। और इससे अगर मैं संकुलन दक्षता बोलूँगा तो मैं बोलूँगा कितने प्रतिशत, 68%। और अगर मैं प्रतिशत रिक्तिका पूछूंगा आपसे, परसेंटेज ऑफ वॉइड, तो 32%, ठीक है। थोड़ा सा हमें लग भी रहा है बेटा, देखने में देखो क्या लग रहा है ना, क्या लग रहा है, ठीक है ना, वो 0.68 है बेटा ना। थोड़ा सा हम नीचे ले लेता हूँ,
आजा। ठीक है जी। क्या लग रहा है बेटा कि बीच में जो काफ़ी सारी खाली जगह थी उसमें हमने एक परमाणु रखकर उस खाली जगह को भर दिया है ना, उसमें हमने उस खाली जगह को भर दिया है। ठीक है, उसमें हमने उस खाली जगह को थोड़ा सा भर दिया है। ठीक। छठी चीज़ बेटा, अगर कोई भी धातु बीसीसी में काय केंद्रीय घनीय यूनिट सेल बना रही है, उसका घनत्व पूछेगा तो Z को हम 2 लिख देंगे बेटा। जो भी धातु का नाम होगा उसका परमाणु क्रमांक A, नीचे Na बेटा जो हमें पता ही है 6 × 10⁻23, और अगर हमें परमाणु की त्रिज्या दी है तो 64 r³/3√3, 64 r³/3√3। इससे आप अपना आयतन निकाल लो। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात आवश्यक है बच्चों कि ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर मुझे परमाणु की त्रिज्या दी है, अगर उसने आपको परमाणु की बेटा कि ना मतलब घन की इकाई की लंबाई दे दी है तो सीधे आपको a³ करना है। ठीक है ना, तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपको देखना पड़ेगा सवाल में या तो ये त्रिज्या देगा तो ये, और किनारे की लंबाई देगा तो दूसरा। ठीक है जी। और सातवीं और आखिरी चीज़ बच्चों, यहाँ पर भी वही है ना, पड़ोसी का प्रकार मतलब टाइप ऑफ नेबर। अब इतना लिख ले रहा हूँ बेटा इंग्लिश में, एक बार हिंदी में लिख दिया आपके लिए। वो कितनी दूरी पर है और उसकी संख्या कितनी है, दैट इज नंबर कितनी है। ठीक है जी। तो n² मतलब नियरेस्ट नेबर निकटवर्ती, n³ अभी मैंने बता ही दिया आपको अगले निकटवर्ती, और n⁴ मतलब अगले के अगले निकटवर्ती, n⁴। अब डिस्टेंस की बात करें बेटा तो n² वाले कितनी डिस्टेंस पर हैं आपसे, आप है ना किसी को भी रेफरेंस मान सकते हो बेटा। देखो इसको मानता हूँ अगर मैं, तो ये हो गया कितनी दूरी पर, सबसे पास वाला यही है √3a/2। मैंने आपसे बोला था बेटा √3a आए या √3a/2 आए, है ना, क्योंकि √3a भी तो इसी के आगे बढ़ेंगे तो ही आएगा। तो जब ये 8 थे बेटा तो ये भी 8 ही होंगे, तो इनकी संख्या हो गई 8। ठीक है जी। अगले वाले देखूं बच्चों तो सीधे a दूरी पर मिले। आप तो अपने कमरे को ही सोच लो, ये दूरी है। ठीक है, और a दूरी पर हमेशा कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं, तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, उससे अगले देखूं बेटा तो ये होगा √2a दूरी वाले, है ना। देखो लगातार दूरी बढ़ती जा रही है बच्चों। ठीक है, √2a और √2a जब भी संख्या आएगी तो 12। तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ बेटा कि ये इसी तरह से दूरियों से याद रखें। अब देखो थोड़ा सा कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करना हो, आपको डराना हो, तो कैसे पूछ लेगा कि काय केंद्रीय घनीय इकाई सेल में निकटवर्ती परमाणुओं की संख्या x है, अगले निकटवर्ती परमाणुओं की संख्या y है, तो x - y का मान बताओ। अब हमें x पता है बेटा 8, y का मान हमें पता है 6, 8 में से हमने 6 को घटाया तो हमारा उत्तर हो गया 2। ठीक है, थोड़ा सा और परेशान करना चाहे, क्योंकि ठोस अवस्था में बेटा जो भी हम समझा रहे हैं यही क्वेश्चन भी है, जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा यही क्वेश्चन भी है ना। वो हमसे बोल दे कि निकटवर्ती परमाणु x है, अगले निकटवर्ती परमाणु y है, और उसके अगले निकटवर्ती परमाणु z है। ठीक है, ऐसे करके कभी पूछ ले बेटा। और अब हमसे बोले कि x × y/z का मान बताओ, तो x है 8 बेटा, y है 6, 8 × 6 48 हुआ, और उसको हमने 12 से भाग दे दिया, तो 48/12 कितना हो गया, 4। अगर हमने 48 को 12 से भाग दे दिया तो 48/12 हो गया कितना, 4। ऐसा वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे ध्यान दें। ठीक है, या केवल अगले निकटवर्ती परमाणु x है, उसके अगले y हैं, y/x का मान पूछ लिया तो 12/6 हो गया 2। तो अब तब आपको लगेगा अरे यार सर ने तो ये क्वेश्चन कराया ही नहीं था। तो बेटा हमारा भी लिमिटेशन है कि हम आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझाएंगे। बार बार कॉन्सेप्ट पे फोकस करता हूँ कि वाई फियर व्हेन कॉन्सेप्ट आर क्लियर, है ना। क्वेश्चंस का तो कोई भी अंत नहीं है बेटा, क्वेश्चन तो इन्हीं इन्फॉर्मेशन पर, जैसे घनत्व की बात करूँ, मैं धातु का नाम बदलते जाऊँगा, उसकी त्रिज्या बदलती जाएगी, तो घनत्व अलग अलग धातु का अलग अलग आएगा। ठीक है जी, हमें पता भी है आवर्त सारणी में इतनी सारी धातु हैं, सबका घनत्व समान तो ना। तो अब आप बोलोगे सर हर धातु के घनत्व का क्वेश्चन कराओ, तो वो संभव नहीं है बच्चा। वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बस आपको अब इसमें मान पुट करने, और वो भी हम प्रैक्टिस सेशन में जो क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो हम सॉल्व एग्जाम्पल्स लेते हैं, उनमें हम इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, क्लियर, ये भी अच्छे ढंग से, बढ़िया। चलिए आखिरी, और है ना आखिरी, क्योंकि हमारा टॉपिक है विभिन्न प्रकार के घनीय इकाई सेल। तीसरा है हमारा कौन सा बेटा, फलक केंद्रीय घनीय इकाई सेल। तीसरा जो प्रकार है हमारा फलक केंद्रीय, है ना, ठीक है ना, घनीय, फलक केंद्रीय घनीय, जिसे हम अंग्रेजी में फलक मतलब फेस,
केंद्रीय मतलब सेंटर्ड, ठीक है ना। ठीक है जी, केंद्रीय मतलब क्या बच्चों, सेंटर्ड। घनीय मतलब क्यूबिक, है ना। फेस सेंटर्ड क्यूबिक। यूनिट सेल इकाई सेल मतलब हम लोग इसे क्या बुलाते हैं शॉर्टकट में बच्चों, FCC। हम इसे शॉर्टकट में क्या बुलाते हैं बेटा, FCC। तो अगर हमसे FCC की परिभाषा पूछेगा तो तुरंत हम क्या परिभाषा लिखेंगे बेटा, वह घनीय इकाई सेल ना, वह घनीय इकाई सेल जिसमें परमाणु कोनों तथा फलक के केंद्र, कोनों के साथ साथ फलक के केंद्रों पर उपस्थित होते हैं, है ना। वह घनीय इकाई सेल जिसमें परमाणु कोनों के साथ साथ फलक के केंद्रों पर उपस्थित होते हैं, है ना। कोनों के साथ साथ फलक के केंद्रों पर उपस्थित होते हैं, मतलब इसका जो हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना, वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है जी, एक हमने घन बनाया बच्चों, ठीक है। इसमें आपको परमाणु कोनों पर, ठीक है, इस तरह से 8 कोनों पर, ठीक है, और 6 फलक के कहां पर, केंद्रों पर, ठीक है ना। 4 फलक ये हो गए बेटा, एक आपकी तरफ वाली फलक, ये पीछे वाली फलक, इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, इसका अभी मैं गोले वाला चित्र नहीं बनाऊंगा बेटा, क्योंकि पिछले दोनों मैंने आपको अभी बताया, है ना, साधारण वाला और काय केंद्रीय वाला, कि ये आपका वर्ग निबुड़ संकुलन से बन रहा है। देखो स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर टाइप का है, बट ये जो बनता है बेटा, ये षटकोणीय से बनता है। और वही हमारे पास 2 तरह की पैकिंग है, एक AB और एक कौन सी बच्चों, ABC, जिसे हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे, इसलिए हम इसका वो वाला डायग्राम नहीं बना रहे हैं। बाकी हम इसके भी सब रिजल्ट्स की बात कर लें बच्चों जल्दी से, है ना। हम इसके भी सभी रिजल्ट्स की बात कर ले जल्दी से। कौन कौन से रिजल्ट, सबसे पहले बच्चों Z, है ना, प्रति इकाई सेल में उपस्थित प्रभावी परमाणुओं की संख्या। तो 8 मुझे कोने पर नजर आ रहे हैं, 8 × 1/8, और 6 मुझे फलक के केंद्रों पर नजर आ रहे हैं। तो Z का मान हो गया 1 + 3 कितना, 4, है ना। ठीक है जी, पहली चीज बेटो। दूसरी चीज की बात करें बेटा, वही किनारे की लंबाई, एज लेंथ, ठीक है। अब इतना लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में। अब क्या होगा बेटा, अभी मैंने आपको एक शिक्षा दी कि अगर किसी भी केंद्र पर, ठीक है जी, तो जनता की भारी डिमांड पर बेटा बच्चों के लिए हम इसकी भी एज लेंथ निकालेंगे और समझाएंगे आपको अच्छे ढंग से। हमने अभी बोला था बेटा, किसी भी केंद्र पर अगर कोई परमाणु आ गया तो फिर कोने वाले परमाणु आपस में स्पर्श करने वाले नहीं है बेटा। और यहाँ पे तो हमें साफ साफ दिख रहा है बेटा कि फलक विकर्ण के अलोंग, अनुदिश उपस्थित परमाणु, ये फलक विकर्ण है बेटा। अगर मैं इसका डायग्राम अलग से दिखाऊं आपको, ये फलक विकर्ण है, ठीक है ना। अब फलक विकर्ण है तो ऑब्वियसली इसकी लंबाई कितनी होगी, है ना। फलक विकर्ण है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, √2 है। तो एक परमाणु यहाँ उपस्थित है, एक परमाणु ऐसे बीच में उपस्थित है बेटा, और एक यहाँ उपस्थित है। ठीक है जी, ये भी R है बच्चों, ये 2R है और ये R है ना, R 2R और R। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सीधे सीधे कि √2a विल बी इक्वल्स टू 4R। तो A विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 2√2R, है ना। A विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 2√2R। ठीक है, चलिए बाकी सब तो वही की वही चीज़ें बेटा। तीसरी चीज़, प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं का आयतन, वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो हमारे पास प्रति इकाई सेल में केवल 2 ही परमाणु हैं, 2 × 4 बट सॉरी 2 क्यों कह रहा हूँ बच्चों, 4 × 4/3 πr3, है ना। आप तो मनी मन हंसना चालू कर दोगे, अरे सर ने गलत लिख दिया। नहीं बेटा, पकड़ लिया तुरंत। ये देखिए, ये फ़र्क होता है बेटा ना, कि जरा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए भी ध्यान भटकता है। मैं एकदम कोई दूसरी चीज़ सोचने लग गया था, उतने में लिखने में गड़बड़ हो जाती। हमारे साथ भी यही होता है बच्चों, इसलिए हम बार बार आपको समझाते हैं कि पूरी कोशिश करें बेटा। देखिए ध्यान तो थोड़ा बहुत भटकता है ना, मन की गति तो बोलते हैं ना, प्रकाश की गति से भी ज़्यादा तेज है, तो परंतु थोड़ा बहुत संभालना तो पड़ेगा ही बेटा मन को हमें, ठीक। चौथी चीज़ बेटा, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ किसकी बात करता हूँ, यूनिट सेल, तो यूनिट सेल क्यूबिक शेप का है, A³ और A किसके बराबर है, 2√2R, इसका क्यूब मतलब 16√2R³, 16√2 क्या बच्चों, R³, ठीक है ना। पांचवी चीज़ बच्चों, यहीं से अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है ना, इसका वही संकुलन गुणांक, पैकिंग फ्रैक्शन, तो क्या होगा, ऊपर परमाणुओं का आयतन मतलब 16/3 πr³, और नीचे क्या बच्चा, इकाई सेल का आयतन 16√2R³। संकुलन गुणांक कभी भी परमाणु की त्रिज्या के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, कैंसल, ये भी कैंसल बच्चों, π/3√2। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ बेटा कि पाई के पदों में जरूर याद रखें, और इसका मान हो गया 0.74, ठीक है ना। जब आप इसको हल करते हो, मतलब
मतलब घनीय इकाई सेलों में बेटा केवल 3 ही तरह की इकाई सेल संभव हैं घनीय क्रिस्टल सिस्टम में, और उसमें से सबसे अधिक दक्षता वाली फलक केंद्रीय है, क्योंकि हमें खुद ही दिख रहा है बेटा ना, इस कमरे को मैंने घन मान लिया है, तो कोनों के साथ साथ फलक के केंद्रों पर रख दिया, तो काफ़ी सारी जगह क्या हो जाएगी आपकी, भर जाएगी। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर हमसे संकुलन दक्षता पूछेगा तो 74% है संकुलन दक्षता, और अगर हमसे परसेंट ऑफ वॉइड स्पेस पूछेगा बच्चों तो वो 26% है। और डायरेक्ट पूछा भी गया है बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। ठीक है जी, ठीक। छठी चीज़ बेटा, अगर घनत्व तो पूछेगा तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब आप घनत्व के लिए Z को 4 रखोगे, जो भी धातु का नाम होगा उसका परमाणु भार रखोगे, Na रखोगे इंटू आयतन। आयतन कितना रखोगे बच्चों, ठीक है ना, आयतन अगर त्रिज्या दी होगी तो 16√2r³। ठीक है, नहीं तो बेटा, ठीक है ना, नहीं तो a³ है ना। ये आप देखना पड़ेगा क्वेश्चन में बेटा, कभी कभी त्रिज्या दे देता, कभी वो दे देता। और 7वां बेटा वही जो हमने है ना टाइप ऑफ नेबर, अब और शॉर्टकट में लिखते हैं, देखो है ना, एक बार समझ में आ जाता बेटा फिर शॉर्टकट हो जाता ना, उसकी डिस्टेंस d और उसकी नंबर। तो यहाँ पर बेटा टाइप ऑफ नेबर, नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर आइए बात करते हैं बेटा, अगर मैंने इसे रेफरेंस मान लिया है, ठीक है, तो ये सबसे नियरेस्ट ये है बेटा, जो कितनी दूरी पर है बेटा, a/√2, और a/√2 डिस्टेंस आते ही कितनी संख्या हो जाएगी बेटा, 12 है ना, कितनी संख्या हो जाएगी बेटा, 12। ठीक है ना, ठीक है, 4 4 4 12 को हमेशा हम यहाँ की जो 12 है बेटा वो 4 + 4 + 4 पे योगदान से बनी। सर ये 4 4 4 क्या है, थोड़ा सा समझा दे तो अच्छा रहेगा। 4 बेटा XY तल में है ना, ये जो XY तल है इसमें 4 आपके मतलब 4 एक तल में, 4 दूसरे में, 4 तीसरे में है ना। वो XY हो, ऐसा XY हो गया, YZ हो गया, XZ हो गया, या ऐसे 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 भी 3 तल हो है ना। सर थोड़ा और समझा देते तो मज़ा आ जाता। बिल्कुल बेटा, आपकी मन की भावनाओं को हम समझ रहे हैं। मान लीजिए मैंने रेफरेंस इस परमाणु को लिया है, ठीक है ना, मैं ऊपर वाला अभी थोड़ा सा हटा देता हूँ है ना, घन तो बनाना हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, तो हम लोगों ने जिंदगी की है ना, चलो तो थोड़ा थोड़ा ऐसे गाना गाने का मन कर रहा था, ये इस तरह से, ठीक है जी, ये ऐसे हमने बनाया बेटा। ठीक है, अब अगर मैंने रेफरेंस जो है बेटा, रेफरेंस मैंने इस वाले परमाणु को लिया है, इस वाले को, तो आप देख लो बेटा, ये चारों, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये चारों तो इसे स्पर्श कर ही रहे, 1 2 3 4। दिस इज माय रेफरेंस एटम, और बड़ा कर दे रहा हूँ, देख रहे हैं बेटा, एक तल में 4। अब देखो बेटा, एक कोने से अभी मैंने बोला 3 फलक जाती हैं, एक कोने से 3 फलक जाती हैं बेटा, परंतु एक फलक से 4 फलक जाती है ना। ये एक फलक ले ली मैंने पूरी, तो इससे 4 फलक कौन सी होंगी बेटा, एक ऊपर जाती हुई, एक नीचे से जाती हुई, एक इस साइड से जाती हुई, एक इस साइड से जाती हुई। दिख रहा है सभी को, जो हम यहाँ पर ले रहे हैं बेटा ये फलक। तो अब इससे देखो, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली, एक आगे वाली और एक पीछे वाली, ये इन चारों को भी टच कर रहा है बेटा, 5 6 7 और 8। देखो है ना, ये 4 एक तल में है, ये अगले 4 एक तल में है। सर ये कैसे स्पर्श कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप और समझा देते तो अच्छा हो जाता सर, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा सर हमारे दिमाग में ना। हम कोई कन्फ्यूज़न छोड़ने ही नहीं देंगे बेटा आपके दिमाग में। देखो आप खुद समझो बेटा, मैंने बोला है हमेशा इस फलक को देखो, ये फलक का केंद्र है ना, मुझे ऊपर वाले फलक के केंद्र पर जाना है, तो मैं पहले किनारे के केंद्र पर गया, कितनी दूरी चलते हुए, a/2, फिर उस किनारे के केंद्र से मैं बीचों बीच आया, कितनी दूरी चलते हुए बच्चों, a/2, तो a/2 यहाँ गया बच्चों, a/2 वहाँ गया, तो दोनों के बीच की अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम से बीच की दूरी निकालूं तो ये 5वां परमाणु भी बेटा ना, ये भी a/2 बेटा, मैं ये कह रहा हूँ ये भी a/2, तो इनके बीच की जो दूरी होगी पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों, ये वाली दूरी, ये भी a/√2 है। पाइथागोरस थ्योरम से इनके बीच की जो दूरी होगी बच्चों, ये भी कितनी होगी, a/√2। ठीक है, और अगर ये a/√2 है बेटा, तो अब यहाँ से मैं इधर चला a/2, फिर वहाँ चला a/2, वो भी उतनी होगी। इधर चला a/2, इस फलक के केंद्र पर आया a/2, नीचे गया बेटा और इस फलक के केंद्र पे गया, सब होंगे। तो जब 4 इधर है बेटा, 4 इधर है, तो ऐसा जो अगला घन आएगा उसमें भी 4 होंगे, जो अगला घन आएगा उसमें भी 4, तो 12 हमेशा 12 समन्वय संख्या 2 प्रकार से बनती है बेटा, 3 + 3 + 3 के योग से, या
4 + 4 + 4 के योग से, तो ये 12 हो गया, है ना। नेक्स्ट नियरेस्ट नंबर्स की बात करें बेटा तो आप खुद देख लो। अब इसके लिए अगला नियरेस्ट नेबर, ये 4 खत्म, ये 4 खत्म, सीधे ये वाला होगा बेटा जो इतनी दूरी पर है। मतलब कितनी दूरी हो गई वो, a दूरी, तो a दूरी है इसलिए 6 हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। सर और अगला बता दीजिए। तो अब इस सिस्टम में आप देखो बेटा ये 4 बच रहे हैं, ठीक है ना। ये 4 खत्म, ये 4 खत्म, एक रेफरेंस है बेटा 9, ये 10, अब ये 4 बचे। तो अगर मुझे इस बिंदु पर जाना हो तो पहले मैं a दूरी चला, और फिर ये कितनी दूरी है बेटा a/√2, फिर a/√2 दूरी चला। तो डायगोनल दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर मैं निकालूंगा तो √ पाइथागोरस थ्योरम से √a² + a/√2 का स्क्वायर, मतलब a² + a²/2 मतलब 3a²/2। क्या आ रही मेरी बात समझ में, मतलब 3a² कितना बेटा 2, मतलब अंडर रूट ले लें तो √3/2 ऑफ a, है ना। हर बार दूरी देखो बढ़ती जानी चाहिए, √3/2 है। अब इसकी संख्या कितनी है बेटा, सबसे महत्वपूर्ण यही है, यहीं पर बच्चा गड़बड़ करते हैं और कई लोग इसे बताते भी नहीं है, वो 24 है। सर इस पर थोड़ा प्रकाश डाल देते तो अच्छा रहता, बिल्कुल डाल देंगे बेटा। a दूरी पर आपको 4 कण मिले हैं, सही है। तो अब a दूरी बेटा किसी भी बिंदु से a दूरी पर कितने कण होते हैं, 6, एक इधर मिला है तो एक इधर भी होगा। तो इधर वाला जो a दूरी पर है बेटा उसके लिए भी 4, ठीक है ना। a दूरी पर कितने कण होते बेटा, 6 कण होते, साफ साफ ऐसे ही लॉजिक लगा दो। और उस a दूरी पर आपके 4 कण मिल रहे हैं अलग अलग दिशाओं में जाने पर, तो a दूरी पर अगर 6 कण है और हर कण से 4 कण मिल रहे हैं तो 6 चौक का कितना होता है बेटा 24, ये आपका हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में, जल्दी से नोट करें, हम इसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है जी बच्चों। तो ये 3 इकाई सेल बेटा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि घन के जो 90% क्वेश्चन आपको मिलेंगे बच्चों वो इन्हीं के ऊपर मिलते हैं, ठीक है जी, इन्हीं के ऊपर मिलेंगे। आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसके अगले सेशन में बेटा अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अननेसेसरी हमारा सेशन लेंदी भी ना हो और आपको कॉन्सेप्ट ढंग से समझ में आ चुके हों, ठीक है। तो अब मिलते हैं बेटा अगले सेशन में, हम रिक्तिकाओं की बात करेंगे, साथ साथ हम AB ABC टाइप की पैकिंग जो है आपकी, उन चीज़ों को ABABB और ABC भी, और मैं आपसे निवेदन करूंगा बेटा कि आप अगर उसे थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, समझ के आएंगे, तो वो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। केवल आपको मात्र इतना ही काम करना है बेटा, NCERT की रीडिंग जरूर लगा लें, क्योंकि एक चैप्टर मेरा मानना है कभी भी एक बार में परफेक्ट नहीं होता है, ये आपको भी पता होगा, ठीक है ना। और एक बार में परफेक्ट नहीं होता है तो भैया क्या करें, 3-4 बार 5 बार तो पढ़ना पड़ता है। कैसे पढ़ें, एक बार हम खुद से बेटा NCERT की रीडिंग तो वैसे भी मस्त है वो लगा लें, फिर हम लेक्चर्स को देखें, फिर चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम वापस पुनः एक बार NCERT को देख लें कि क्या अब सब चीज़ें मुझे क्लियर हैं। एक बार हम नोट्स को रिवाइज कर लें, तो 4 बार ये आपका रफ रिवीजन चैप्टर चलते चलते हो जाएगा। फिर उसके बाद बेटा शॉर्ट नोट्स 1 पेज में बन जाने चाहिए। A4 साइज़ का जो एक पेज होता है, ये जो हमारा A4 साइज़ का पेज है, इसके एक पेज में बेटा पूरे शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए काम के। जैसे इसका FCC लिखा, बस शॉर्ट नोट्स वहीं पर 2 लाइनों में पूरे रिजल्ट्स लिख ली, ठीक है। उससे आप बीच बीच में बेटा हफ्ते 10 दिन में बस कभी भी सरसरी निगाह से देखते जाओ, आप देखिएगा कि आपके चैप्टर कितने मजबूत हो जाते हैं, ठीक है जी बच्चों। तो मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन बच्चों बाय बाय।